आज के अनकट हफ्ता की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो हमारे प्रदेश की सरकार के और शासन प्रशासन के मुंह पर तमाचे जैसी है, मगर आम लोगों के लिए एक हिम्मत बढ़ाने वाली खबर भी है। सोचिए इस प्रदेश के हालात कैसे होंगे जहां एक 100 वर्ष की बुजुर्ग महिला को गांव की एक छोटी सी जरूरत के लिए प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और उपवास करना पड़ रहा है। लेकिन यह खबर प्रदेश में सुर्खियां नहीं भरेगी, ना मीडिया इसको तवज्जो देगी और ना सरकारी सिस्टम। साथ ही ये खबर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी है। वीडियो देखिए और खुद ही फैसला करिए। मैं दूध सड़क न्यायालय मेल अपनो प्रधानमंत्री को पोतल फूकल और मेल अब मरिया। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले के डूमक की 100 साल की बच्ची देवी सुर्खियों में है। इस महिला ने ठाना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वह अपना उपवास तोड़ेंगी नहीं। दरअसल सड़क की मांग को लेकर डूमक के ग्रामीणों का क्रमिक उपवास लगातार चल रहा है। ये धरना पिछले 40 दिन से चल रहा है। 39वें दिन 100 वर्षीय बच्ची देवी सहित गांव के अन्य लोग भी उपवास पर बैठ गए। ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। डूमक के ग्रामीण 1 अगस्त से गांव में ही आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीण बंद पड़े कार्य को तुरंत शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। क्रमिक उपवास पर बैठी 100 वर्षीय बच्ची देवी ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती वह उपवास तोड़ेंगी नहीं। कमाल की बात यह है कि बच्ची देवी लगभग हर दिन धरना स्थल पहुंच रही हैं। कमाल का जज्बा है और सरकार के मुंह पर तमाचा, जो इतने दिन बाद भी उनकी मांग सुनने को तैयार नहीं, लेकिन बच्ची देवी भी डिगने को तैयार नहीं। सड़क से एक बात और याद आई। इसी सड़क के नाम पर उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल हरिद्वार से सितारगंज तक 252 किलोमीटर NH 74 के चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2012-13 में प्रक्रिया शुरू की गई। कुछ किसानों ने आरोप लगाया था कि अफसरों, कर्मचारियों व दलालों से मिली भगत कर बैक डेट में कृषि भूमि को अकृषि दर्शाकर करोड़ों रुपए का मुआवजा लिया गया। इससे सरकार को करोड़ों रुपए की क्षति हुई। इस मामले की कई बार शिकायत भी की गई तो NH 74 निर्माण कार्यों में प्रथम दृष्टया धांधली की आशंका जताई गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद तुरंत घोटाले की जांच करवाने के आदेश जारी किए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में मुआवजा राशि आवंटन में तकरीबन 250 करोड़ के घोटाले की आशंका है। NH 74 मुआवजा घोटाला उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटालों में एक माना गया है, जिसमें 150 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी व किसान शामिल हैं। साथ ही बिचौलिए भी इसमें शामिल हैं। त्रिवेंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया था। घोटाले में उस समय 30 से अधिक अधिकारी व कर्मचारियों को जेल जाना पड़ा था। घोटाले के आरोप में तत्कालीन SLO और PCS अफसर दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस घोटाले में सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी शामिल नहीं हैं, बल्कि कई सफेदपोश नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आयुक्त कुमाऊं की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2017 में तत्कालीन सरकार ने 8 PCS अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी माना था। इनमें से 7 PCS अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। लगभग 2.5 साल बाद इस मामले के जांच अधिकारी ने 4 PCS की रिपोर्ट शासन को सौंपी है। अब घोटाले में मुख्य आरोपी रहे PCS अफसर दिनेश प्रताप सिंह समेत 8 आरोपियों के खिलाफ ED ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। स्पेशल ED कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि नियत की है। सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला होता है और नाम सिर्फ कुछ अधिकारियों का ही आता है। क्या अधिकारी इस प्रदेश में इतने ताकतवर हो गए हैं कि अपने दम पर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे पाएं, या फिर नेताओं की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है? लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमारे नेता कभी इस तरह के मामलों में फंसते नहीं। जांच सिर्फ अधिकारियों तक पहुंच पाती है। यकीनन बिना संरक्षण के इतने बड़े घोटाले को अंजाम देना नामुमकिन है, मगर यह भ्रष्टाचार यहां पर सिर्फ अधिकारियों तक ही सिमट कर रह गया है। खैर, सड़क की बात हो रही है तो आपको यह भी बता दें कि सड़कें इस समय प्रदेश में ऐसी दिखाई दे रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें।
जब इस प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर की सड़क पर गड्ढों से स्वागत हो रहा है तो बाकी का तो कहना ही क्या। ऊपर से हमारा सरकारी तंत्र इतने दिल से काम करता है कि केदार घाटी में आई आपदा के 39 दिन बाद जाकर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर पाया है। वाह मेरी सरकार। वैसे बीते 31 जुलाई को आई आपदा से हाईवे जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से ही यहां वाहनों की आवाजाही ठप थी। सरकार की इस नाकामी का असर भले पूरे प्रदेश को न दिखाई दे, पर चार धाम यात्रा से अपना गुजारा करने वाले कारोबारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लोग अपनी मेहनत से जमा पूंजी खर्च कर चार धाम यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट और कुछ अन्य रोजगार के साधन खरीदते हैं और सोचते हैं कि यात्रा चलेगी तो उनका भी घर चलेगा। कई वाहन स्वामी साल भर चार धाम यात्रा का इंतजार करते हैं ताकि यात्री उसमें सवार हों, जिससे वहां चालकों का भी घर चल सके, उनके बच्चे पढ़ सकें, अच्छी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन सरकार की सुस्ती और प्रशासन का लचर रवैया उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। 6 माह चलने वाली यात्रा महज 2 माह में ही अपनी रफ्तार तोड़ देती है और साथ में टूट जाते हैं कई लोगों के सपने भी। लेकिन गजब तब हो जाता है जब इस पर विपक्ष की तरफ से भी आवाज उठती नहीं। सरकार में शामिल कोई नेता इस पर बोले, इसकी उम्मीद करना तो बेमानी ही है। फिर नेताओं से उम्मीदें तो वैसे भी कम हो गई हैं, क्योंकि हमारे नेता तो कोई आय से अधिक संपत्ति रखने के मामलों में घिरे हैं। तो किसी नेता के सगे संबंधी को तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है। हालांकि बाद में उनके पक्ष में कई बयान आए जिससे मामले को ठंडा करने के आरोप भी लगते रहे, जबकि विपक्ष फिलहाल अंदरूनी राजनीति में ही उलझा हुआ है। ऐसे में जनता के लिए वो कुछ बोल पाए सवाल ही नहीं उठता। भाजपा के नेता और मंत्री गणेश जोशी पर अपनी कमाई से ज्यादा संपत्ति रखने के कारण जांच की तलवार लटकी हुई है। हालांकि धामी सरकार को ही इस पर फैसला करना है कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी गणेश जोशी का करना क्या है। वैसे गणेश जोशी खुद इस बात को बोल चुके हैं कि विवादों से उनको फायदा ही पहुंचता है। फिलहाल ताजा मामला भाजपा के रानीखेत विधायक के भाई से जुड़ा हुआ सामने आया है। हैरान करने वाली खबर है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तथाकथित राष्ट्रवादी कहे जाने वाली भाजपा के रानीखेत विधायक के भाई सतीश नैनवाल को बनबसा बॉर्डर पर नियमित चेकिंग के दौरान 7.65 mm के 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। साथ में एक पिस्टल, क्लीनिंग रॉड, 3 आईफोन, 2 स्मार्टफोन, 51,000 भारतीय रुपए और नेपाली टेलीकॉम कंपनी के 4 सिम कार्ड भी बरामद किए गए। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी के विधायक का भाई आखिर ये सब लेकर नेपाल जा क्यों रहा था, नेपाल से उसके संबंध क्या है और राज्य में इन्हें संरक्षण दे कौन रहा है। उत्तराखंड के रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल के पकड़े जाने के बाद से कांग्रेस इस मामले में हमलावर है। यकीनन कांग्रेस जनीय मुद्दों को न उठा पाए, लेकिन राजनीति मुद्दे छोड़ती नहीं। खैर, कांग्रेस अध्यक्ष करण मारन ने जहां सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया, वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा देश व राज्य की सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील मामले को वह राज्यपाल तक लेकर जाएंगे। हैरान करने वाली बात यह भी है कि देवभूमि उत्तराखंड में नेता और उनके रिश्तेदार आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं, जबकि बड़े बड़े अपराधी संत बन रहे हैं। अब डॉन को ही ले लीजिए। अल्मोड़ा जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे माफिया डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को जेल में महंत पद की दीक्षा दिए जाने की खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। तमाम संगीन आपराधिक मामलों में अल्मोड़ा जिला कारागार में सजा काट रहे माफिया डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को जूना अखाड़े की ओर से जेल में ही दीक्षा दी गई। दीक्षा के बाद नामकरण भी कर दिया गया। माफिया डॉन पीपी से सीधा प्रकाशानंद गिरी। साथ ही पीपी को 5 मठ व आश्रमों का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। सच में कमाल ही हो रहा है। नेता अपराधी बन रहे हैं, अपराधी संत और संतों को नेतागिरी का चस्का लग रहा है। ये सब शायद उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकता है। अपराध की बात हो ही चली है तो इस पर भी बात करना तो बनता ही है। अपराध और अपराधियों का इस समय उत्तराखंड में डंका बज रहा है।
सरकार और कानून इस पर कोई भी रोक लगाने में विफल साबित हो रहे हैं। नतीजा, अब स्थानीय लोग अपने हिसाब से इस जिम्मे को संभालने उतर चुके हैं। इसका एक उदाहरण के तौर पर आप इस बात को देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बाहरी लोगों द्वारा शांत माहौल को खराब करने के प्रयास को लेकर केदार घाटी के कई गांवों में ग्रामीणों ने विरोध में गांवों में साइन बोर्ड लगाकर चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में बोर्ड में पुलिस से वार्ता के बाद ग्रामीणों ने कुछ शब्दों को हटाते हुए बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक संबंधी बोर्ड लगाए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बाहरी लोगों द्वारा शांत माहौल को खौफजदा करने के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। केदार घाटी की ग्राम पंचायत रविग्राम, गौरीकुंड, न्यालसू, खड़िया, मेखांडा सहित 2 दर्जन गांवों में फेरी वाले व बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर स्थानीय लोगों ने साइन बोर्ड लगाए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सत्यापन के फेरी और अन्य बाहरी क्षेत्रों से आने वाले संदिग्ध लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए बोर्ड के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पुलिस के आग्रह के बाद गांव में लगाए गए बोर्डों में सुधार किया गया है। जिन शब्दों से आपत्ति थी उन्हें हटाते हुए बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लिखते हुए कानून की क्लीन चिट, कानून मतलब पुलिस। खैर, ग्रामीणों ने सभी लोगों की सहमति के बाद ही बोर्ड लगाए हैं। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति या समाज विशेष को संबोधित करते लगाए गए बोर्ड हटा दिए गए हैं, जबकि मामले में जांच भी की जा रही है। कुल मिलाकर यह हमारे सिस्टम और सरकार सहित पुलिस की नाकामी को दर्शाता है कि किस कदर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बढ़ते अपराधों से खौफजदा हैं और अब खुद ही इससे निपटने का रास्ता निकाल रहे हैं। हालांकि उनका ये रास्ता सही है या नहीं, इस पर कई सवाल हैं जिसकी जांच पुलिस को करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों कि अब मैदानों से चलकर अपराध पहाड़ों की तरफ चल पड़ा है। खैर, ये बात तो थी बाहरी लोगों की जो यहां आकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो यहीं रहकर यहीं के होने के बावजूद अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में जिस तरह भाजपा नेता का बेटा शामिल रहा और अब अल्मोड़ा जिले के सल्ट में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भगवंत बोरा पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप हो, उनका क्या करें। ये तो इसी प्रदेश के रहने वाले हैं। देहरादून के बस अड्डे पर एक छोटी लड़की का सामूहिक बलात्कार हो जाता है, उसका क्या। वो तो उत्तराखंड परिवहन निगम के ही कर्मचारी थे। हरिद्वार के बहादुराबाद में भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य के द्वारा 13 वर्षीय बच्ची के साथ गैंग रेप और निर्मम हत्या का आरोप हो, ये सब तो इस प्रदेश के ही रहने वाले हैं, कोई बाहरी नहीं। बाहरी अपराधियों से तो निपटा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों की शय पाकर यहीं के कुछ लोग जो कर रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, ये बड़ा सवाल है। ऊपर से हमारी पुलिस का काम करने का तरीका देखिए। शह के नाम पर याद आया कि कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने जो भाजपा से जुड़े रहे, हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दरबार में भी मदद की फरियाद लगाई, लेकिन त्रिवेंद्र के दरबार से ऐसे लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। साथ ही ये चेतावनी भी जारी कर दी गई कि अगर कोई महिला अपराध में शामिल व्यक्ति मदद के लिए आया तो खुद त्रिवेंद्र ही उसको थाने में जमा करवा देंगे। बाकी किसी को कोई शोषित करे तो न्याय के लिए वो सदैव साथ खड़े मिलेंगे। अब न्याय और कानून की बात लगातार हो रही है तो आपको हल्द्वानी लिए चलते हैं, जहां की कानून व्यवस्था अपनी लचरता के अंतिम पायदान पर खड़ी प्रतीत हो रही है। कुछ समय पूर्व हल्द्वानी के बनफूलपुरा में हुई हिंसा भी कानून व्यवस्था की नाकामी ही दर्शाता है। जिस तरह से उसके अपराधियों को जमानत मिली और कोर्ट ने जो टिप्पणी पुलिस पर की, वो उत्तराखंड की पुलिस के काम करने पर भी सवाल खड़े करता है। पुलिस समय रहते इन अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट ही तैयार नहीं कर पाई, जिसके चलते उनको जमानत भी मिल गई। उधम सिंह नगर जिले के 6 तस्करों ने भी वन विभाग का चैन छीना हुआ है। तस्कर इतने बेखौफ हैं कि जब वन विभाग की टीम इनको रोकने का प्रयास करती है तो वह टीम पर गोलीबारी करने लगते हैं। इसके अलावा बलपूर्वक वन विभाग से पकड़े गए वाहन और वन उपज को छुड़ा ले जाते हैं और वन विभाग इनके आगे बेबस दिखाई देने लगता है। रामनगर वन प्रभाग ने वन कर्मियों पर हुए हमले का ब्यौरा भी कोर्ट में दिया है। इसमें बताया गया है कि पिछले साल सितंबर से 18 अगस्त तक वन विभाग की टीम पर 17 बार हमले हुए।
इसके अलावा इस महीने भी वन कर्मियों पर अपराधियों ने हमला बोला है। इनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं, लेकिन पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम है। बढ़ते अपराधों में एक अहम भूमिका जो चीज निभाती है वो है इस प्रदेश में सरकार द्वारा मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खोलने का। जिन जगहों पर ये दुकानें नहीं खुल सकती हैं वहां अवैध रूप से शराब का खूब कारोबार फल फूल रहा है। शराब पीकर हुड़दंग और आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा होता है, लेकिन सरकार को इससे क्या, जगह जगह मॉडर्न शॉप खोली जा रही हैं, जिससे इसका प्रचलन और तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जाइए और आराम से खरीदिए। पहाड़ों में भी शराब का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब पहाड़ की महिलाएं इसको लेकर मुखर हो रही हैं। चमोली जिले के दशौली विकास खंड के कुंजो मैकोट सहित आसपास के क्षेत्र की महिलाएं शराब के विरोध में मुखर हो गई हैं। महिलाओं ने कुंजाऊ के पंचायत भवन परिसर में महिला मंगल दलों की बैठक में क्षेत्र में शराब को लेकर सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया है। शादी ब्याह व अन्य समारोह में अगर शराब परोसी गई तो महिलाएं आयोजन का बहिष्कार करेंगी। चमोली जिले के क्षेत्रों में शराब के बढ़ते प्रचलन से हर परिवार प्रभावित है, इसलिए महिलाओं ने फरमान सुनाया है कि अगर किसी शादी ब्याह में शराब परोसी तो कोई महिला उस शादी में शामिल नहीं होगी। इन महिलाओं का यह फैसला स्वागत के योग्य है, क्योंकि अगर किसी परिवार में मर्द शराब पीकर आता है तो उसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ता है। इन सब खबरों के बीच उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। कोविड काल में जब उत्तराखंड के युवा काम धंधे बंद होने के चलते वापस अपने घरों की तरफ लौटे तो रोजगार की एक बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी थी। तब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने रोजगार हेतु होम स्टे योजना को बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद कई होम स्टे बनाए भी गए। आज यही योजना उत्तराखंड के पर्यटन और रोजगार में मील का पत्थर साबित हो रही है। अब धामी सरकार ने भी इस योजना पर और ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब उत्तराखंड में ट्रैक्शन सेंटर और उससे लगे ट्रैक रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में होम स्टे के दृष्टिगत नए भवन निर्माण करने पर संबंधित भवन स्वामी को 60,000 रुपए प्रति कक्ष के हिसाब से अनुदान देने का फैसला किया है। शर्त यही है कि इसमें शौचालय समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के पास भवन पहले ही बने हैं उनके कक्षों को सुसज्जित करने के लिए 25,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। यह एक अच्छा फैसला है, बशर्ते इसका लाभ सही लोगों तक पहुंच पाए। तो ये होम स्टे योजना आने वाले समय में उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय में सबसे बड़ी भागीदार बनकर उभर सकती है। राजनीतिक गतिविधियों से परे भी समस्या बहुत हैं, जिन्हें हमने आज के अनकट हफ्ता शो में शामिल किया है, ताकि सरकार देख समझकर समस्या का निदान कर सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।